हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर शुरू किया है। अपने पॉलिटी के फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास, इसी में अब हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1861 आज हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको हमारा कैसे संवैधानिक विकास में हमने कौन कौन से अधिनियम पढ़े, आप उसके लिए मेरी लास्ट क्लासेस जो पिछली क्लासेस हैं वो सभी देखें। 6-7-8 क्लासेस हैं, आप उनको देखें, ठीक है। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर हम कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं आज हम अपनी क्लास के टॉपिक पर। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। अपने इस अधिनियम पर आने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगी, ठीक है। क्या ज़रूरत पड़ी 1858 का अधिनियम। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे चार्टर अधिनियम। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। चार्टर अधिनियम सारे 1833 का चार्टर अधिनियम, 1893 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। चार्टर का क्या चार्टर हम पढ़ रहे थे, है ना, वो क्या मतलब उसका चार्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे जो टाइम पीरियड चल रहा था, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड चल रहा था। लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे जो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1856 से 1862 तक, ठीक है। 1862 तक का इनका टाइम पीरियड था, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे ही क्या होता है, 1857 में हो जाता है, 1857 में हो जाता है रिवोल्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं 1857 का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है, 1857 का विद्रोह हो जाता है। और 1857 का विद्रोह जो होता है यहीं से कहानी शुरू होती है। अब 1857 का जो विद्रोह होता है इसको कहा जाता है कि ये भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट जो विद्रोह हुआ था ये वही था कि यहाँ से अगर ये जो विद्रोह है, अगर इसको एक सही योजना, अगर ये अपना सही टाइम से शुरू हो जाता तो यहाँ पे ही इसी विद्रोह के बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन इसकी कुछ कमियां रही, वो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ से हमारा इससे क्या संबंध है कि इस विद्रोह के बाद, अब यहाँ से इस विद्रोह को अंग्रेज दबाने में तो सफल रहे 1857 के विद्रोह को, लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लग गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया कि अब भारत में इस तरह की कोई गतिविधि ना हो, या फिर इस तरह की कोई भी एकजुटता अब दोबारा भारत में ना हो, इस प्रकार की गतिविधि भारत में ना हो, भारत के लोगों में अविश्वास ना पनपे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम भारत का शासन अब हम स्वयं देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करना शुरू करती है, और उसी के लिए यहाँ पे अधिनियम आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में ही इस अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, भारत में रूल करना शुरू करती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 1857 का विद्रोह होता है, भारतीय जनता बहुत रुष्ट है इस टाइम पे। तो अब भारतीय जनता को मनाने के लिए होता है ना जुमला सा पहनाना कि अब भारतीय जनता को, तो यहाँ पे जो महारानी विक्टोरिया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक फैक्ट है इससे रिलेटेड, ये जो भी मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ ना, सभी जो पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया एक घोषणा करती हैं, ठीक है, एक घोषणा करती हैं जिसमें ये बोलती हैं कि हम भारत के लोगों को कि भाई EIC जो आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आप जो भारतीय जनता को प्रताड़ित किया है, और अब हम डायरेक्टली भारत का जो शासन है उसे हम खुद देखेंगे और आपके साथ जो अब हम न्याय करेंगे आपके साथ। तो इन्होंने बात की, महारानी विक्टोरिया ने जो ये घोषणा जारी की, इस घोषणा में इन्होंने बोला कि हम आपको आर्थिक, सांस्कृतिक,
आर्थिक सांस्कृतिक समानता हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे तो ये एक तरह से क्या था ना, भारतीय जनता को बस उस टाइम के लिए कि भाई कैसे भी करके यहाँ की जो जनता है उसको शांत किया जाए, उसको शांत कैसे किया जाए, है ना। तो ये इसीलिए ये हमारा अधिनियम आया था, 1858 का अधिनियम आया था, ठीक है। इसी अधिनियम को कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम को यहीं पे मैं बताऊंगी आपको, इस अधिनियम को, क्योंकि जैसे कि इसमें इसका जो ऑब्जेक्ट था ना कि भाई क्यों इस अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट था वो था कि जो भारतीय जनता जो रुष्ट हो गई है उसको मनाना, थोड़ा सा कि भारतीय जनता में जो अविश्वास है उसको बनाया जाए दोबारा से, ठीक है। तो इस अधिनियम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, भारत को, इस अधिनियम का दूसरा नाम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया इसे, ठीक है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया, 1858 के एक्ट को अधिनियम कहा गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कौन सा अधिनियम था, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, जिसका ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट क्या आता है कि जो महारानी विक्टोरिया घोषणा करती हैं कि किस टाइम पे महारानी विक्टोरिया, कौन सी डेट थी जिस पे महारानी विक्टोरिया भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो महारानी विक्टोरिया जो घोषणा जारी करती है ना भारतीय जनता के लिए, उसको कहा जाता है भारत की जनता का मैग्ना कार्टा, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा जारी की जाती है महारानी विक्टोरिया की, उसको लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं इन्हें। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे वाइसराय थे, फिर वही लॉर्ड का लॉजिक यही होता है, कैनिंग लिख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को कौन थे गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा, ठीक है, घोषणा को पढ़ा। इस घोषणा को कहा जाता है, ये जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, इसी को कहा जाता है भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो महारानी विक्टोरिया की ये जो घोषणा थी, इसमें 3 बातों पे ध्यान दिया गया था, घोषणा में 3 बातों पे ध्यान दिया गया। इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, भारतीय जनता को क्या प्रोवाइड करेंगे, 3 बातों पे यहाँ ध्यान दिया गया, 3 बातों पर जोर दिया गया, फर्स्ट थी कि भारतीय जनता को आर्थिक समानता प्रोवाइड की जाएगी, आर्थिक समानता, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड इन्होंने बात की कि सांस्कृतिक समानता प्रोवाइड की जाएगी। कल्चरल
इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी, ठीक है, कल्चरल इक्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, ठीक है, इस जो महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा जारी की थी उसको कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। तो इस घोषणा में 3 बातों पर जोर दिया गया था कि अब हम भारतीय जनता को आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समानता प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि अब भारतीय जनता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो शासन है, आपका जो शासन है, महारानी विक्टोरिया इस घोषणा में कहती है कि अब जो आपका जो शासन है उसको अब हम मैं डायरेक्ट रूल करें, अब मैं डायरेक्ट देखूंगी, अब हम डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पे हम आएंगे कि अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझ लिया। मुझे लगता है कि ये जो क्लास है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ही है। आप ना, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ, तो इंग्लिश में मैं उसके साथ साथ बोलती रहती हूँ, तो आपको ये ज़रूरत है कि आप ना साथ के साथ लिख लिया करें, नोट डाउन करते रहें। तो इससे क्या है, क्योंकि बहुत इजी वे में ही हम पढ़ा रहे हैं, इतने मैं भारी भरकम हिंदी के शब्द भी यूज़ नहीं कर रही हूँ कि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको समझ ना आए, ठीक है। बाकी आप इसको दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों देख सकते हैं, ठीक है। मैं साथ के साथ लिखने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं दोनों लैंग्वेज में लिखना शुरू करूँगी तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, चले हम अपने 1858 के अधिनियम की विशेषताओं की बात करेंगे। तो फर्स्ट विशेषता इसकी क्या रही, क्या इसके माध्यम से क्या चेंजेस हुए, इस एक्ट के माध्यम से क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए, इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहला चेंज हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल को, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब इन्हें बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय, अब वायसराय को इंग्लिश में भी वायसराय ही लिखेंगे, ठीक है, वायसराय ही लिखेंगे। वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और इस कड़ी में, ठीक है, इस कड़ी में जो सबसे पहले यहाँ पे जो वायसराय बने, देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम हमने पढ़ा था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम क्या कर दिया गया, उसको वायसराय बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वायसराय थे, जो पहले वायसराय जो बने, फर्स्ट वायसराय जो बने वो थे कैनिंग, ठीक है, कैनिंग थे यहाँ पे, कैनिंग जो थे वो वायसराय बने। और यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल का क्या नाम था, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, ये भी कैनिंग ही थे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का ही टाइम पीरियड चल रहा था। 1800 जब हम देखते हैं कि 1856 से 1862 इन्हीं का ही टाइम पीरियड था ना, तो इस टाइम, तो इससे पहले क्या थे, कैनिंग, कैनिंग गवर्नर जनरल थे, फिर इन्हें वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो हमारे इस एक्ट की ये पहली विशेषता रही, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड बात करेंगे कि अब इस एक्ट ने क्या किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था कि भाई अब यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अब डायरेक्ट जो शासन था, भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट महारानी के हाथों में चला गया। और अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश जो ताज का, ब्रिटिश ताज है ना, क्राउन का शासन यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे क्राउन ने अपने हाथों में ले दिया, इसीलिए हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था, क्राउन रूल शुरू हो जाता है ना, अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लेगी, उसने अपने हाथों में ले लिया है। तो सेकंड जो हमारी विशेषता रहेगी, सेकंड विशेषता हमारी रहेगी कि कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई। अब देखें कैसे हुई, ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई। यहाँ पे
अब देखिए क्या कर रही थी भाई, कंपनी रूल कर रही थी, है ना। कंपनी रूल कैसे कर रही थी, कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी ने क्या बनाया था, ये जब कंपनी रूल कर रही थी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, और एक क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कर रही थी, पहले कंपनी जो रूल कर रही थी। अब यहाँ पे इनको, है ना, इनको बोला, इनको समाप्त कर दिया यहाँ पे और बोल दिया कि अब डायरेक्ट कौन शासन करेगा, अब ब्रिटिश ताज का शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा, ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा अब, ठीक है। और इस कड़ी में क्या होता है, ब्रिटिश रूल का यहाँ से शासन शुरू होता है, ब्रिटिश रूल शुरू होता है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है। अब देखो कंपनी के शासन को समाप्त किया, कंपनी कैसे शासन कर रही थी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कर रही थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, इस प्रणाली को हमने क्या कहा था, ये प्रणाली क्या थी, द्वैध शासन प्रणाली, है ना, इसको बोलते थे द्वैध शासन प्रणाली। तो अब इस एक्ट की दूसरी विशेषता क्या रही कि इस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। इसी कड़ी में आगे अब ब्रिटिश ताज ने कैसे शासन करना कैसे शुरू किया। अब यहाँ पे होता है नेक्स्ट, इस एक्ट की जो विशेषता है, भारत में एक नए पद, एक नए पद, एक नए पद भारत सचिव, या इसे राज्य सचिव भी कहते हैं, भारत सचिव या राज्य सचिव का सृजन किया जाता है, ठीक है, सृजन किया जाता है, सृजन किया जाता है, सृजन किया जाता है, सृजन किया जाता है, किया जाता है ना। क्या हो गया भाई, इंग्लिश में लिखे, ऑफिस ऑफ इंडियन सेक्रेटरी क्रिएटेड, ठीक है, 1858 के माध्यम से। क्या होता है यहाँ पे, होता है कि भाई एक तो भारत सचिव होगा, एक भारत सचिव होगा, और इस एक्ट के माध्यम से एक भारत सचिव होगा, और इसकी एक क्या होगी, 15 सदस्यीय समिति होगी, एक 15 सदस्यीय समिति होगी, 15 सदस्य समिति का गठन किया जाता है इस भारत सचिव की हेल्प करने के लिए, इसकी सहायता के लिए। अब यहाँ पे ये जो भारत सचिव है, इसको भारत सचिव को भारत में, क्योंकि किसने किया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इस भारत सचिव के माध्यम से ही भारत, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट भारत में रूल करेगी। ये जो भारत सचिव है, यही कौन है, ये भारत सचिव है। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यहाँ पे जो हमारे मेंबर थे, इसमें ही एक हमारे इसके जो मेंबर थे, वो एक मेंबर कौन होता था, 6 सदस्य होते थे ना यहाँ पे, और 6 सदस्य में एक सदस्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो व्यक्ति होता था उसको बनाया जाता था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता था। ये जो यहाँ पे थे, वो जो 6 थे, वो थे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, लॉर्ड स्टैनली थे, ये स्टैनली थे। तो यही जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इसको तो समाप्त कर दिया गया, ये जो 6th मेंबर थे, इन्हीं को ही, लॉर्ड स्टैनली को ही यहाँ पे प्रथम भारतीय सचिव बनते हैं, ये प्रथम भारतीय सचिव बनते हैं स्टैनली, स्टैनली, स्टैनली को भारत का प्रथम भारतीय राज्य सचिव बनाया जाता है, ठीक है। और इस राज्य सचिव को यहाँ पे पावर दी जाती है, इसको पावर दी जाती है कि ये जो भारत का राज्य सचिव है, ये जो राज्य सचिव है, ये ही भारत के संपूर्ण प्रशासन को नियंत्रित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के प्रशासन को, भारत के प्रशासन के नियंत्रण की
शक्ति दी जाती है, नियंत्रण की शक्ति दी जाती है, संपूर्ण शक्ति दी जाती है। ठीक है, भारत के प्रशासन के नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति दी जाती है। सर नहीं थोड़ी बहुत, इसको संपूर्ण शक्ति दे दी। किसको? बिल्कुल सारी शक्तियां किसको दे दी? भारत सचिव को दे दी। किसकी पावर है? अब भारत के प्रशासन को नियंत्रित करना ये भारत सचिव का काम है। इसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट अब भारत में रूल करेगी। ये सारी खबर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप टू डेट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 15 सदस्यीय जो समिति बनाई जाती है, ये क्या होती है? ये सिर्फ एक सलाहकार समिति होती है, सलाहकार समिति होती है ये। ठीक है, ये सलाहकार समिति होती है, सलाहकार समिति होती है। भारत के सचिव की जो शक्ति है वो किसकी है? प्रशासन के नियंत्रण की शक्ति किसे दी जाती है? ये भारत सचिव को दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ही ये बोला जाता है कि इनके जो वेतन है, भारत का सचिव और इसकी जो 15 सदस्य और हैं, इनका जो वेतन है वो भी कहाँ से दिया जाएगा? इनके जो वेतन है, वेतन भी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रावधान इस 1858 के अधिनियम में किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इस अधिनियम की अपनी नेक्स्ट विशेषता पे आएंगे। ठीक है, इस एक्ट ने इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या रही? तो हमने क्या देखा कि यहां तक, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सचिव की जो परिषद का गठन हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सचिव की परिषद बनाई थी ना, यहाँ पे सचिव की परिषद यहाँ पे ये बन गई, तो इसे क्या कहा गया? सचिव की परिषद कहा गया। ये जो थी हमारी, ये सचिव की परिषद थी। अब यहाँ पे इसको ये अधिकार दिया गया सचिव की परिषद को कि सचिव की परिषद को यह अधिकार था, यह अधिकार था कि यह इंग्लैंड और भारत, कि यह इंग्लैंड और भारत दोनों जगह, इंग्लैंड और भारत दोनों जगह में क्या किया जा सकता है? वाद दायर कर सकती है, वाद दायर, सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, केस ला सकती है, केस ला सकती है, वाद दायर कर सकती है, वाद दायर कर सकती है। और यहीं पे इसके साथ साथ ये जो परिषद है ना, इसके अगेंस्ट भी केस लाया जा सकता है, इसके अगेंस्ट भी केस लाया जा सकता है, सूट फाइल किया जा सकता है, वाद लाया जा सकता है, वाद लाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो राज्य सचिव की परिषद है, ये भारत और इंग्लैंड जहां चाहे वो वाद कर सकती है, वो सूट फाइल कर सकती है और इसके अगेंस्ट भी सूट लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही हमारे 1858 की कुछ विशेषताएं। अब इसके बाद हम अपने आएंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंग्लिश में बोलते हैं द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अब देखें इस एक्ट की प्रथम विशेषता क्या रही। अब यहाँ पे अब देखिए 1857 का विद्रोह होने के बाद अब यहाँ पे इस तरह की कोई घटना दोबारा से भारत में ना घटे या इस तरह का विद्रोह दोबारा से भारत में ना हो, इसे रोकने के लिए सबसे पहले 1858 का विद्रोह लाए। अब यहाँ 1858 का अधिनियम आया। अब यहाँ पे ही कि भाई दोबारा से भारत में कि अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को ये लग गया कि अब तो भारतीयों को हमें किसमें, अपनी विधायिका में, है ना, इन्हें शामिल करना ही पड़ेगा, इन्हें थोड़ा बहुत कानून बनाने की शक्ति इन्हें देनी पड़ेगी। इसी कड़ी में यहाँ पे होता है कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, जो इनकी कानून बनाने की शक्ति थी, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून
पहली विशेषता ये रहती है, भारतीय परिषद अधिनियम की पहली विशेषता ये रहती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को, भारतीय प्रतिनिधियों को इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ठीक है, अब कानून बनाने की प्रक्रिया किसके पास थी? कानून बनाने की प्रक्रिया किसके पास थी? गवर्नर जनरल और उसकी समिति के पास, उसकी परिषद के पास थी। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया, तो वायसराय और उसकी परिषद के पास थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ जी, जो वायसराय थे और वायसराय की एक परिषद होती थी, वायसराय की एक परिषद थी जिसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, अब 5 हो गए थे यहाँ पे। तो ये जो 5 मेंबर थे यहाँ पे, इसमें वायसराय थे और इसकी परिषद थी। इसी को ही बोला जाता था कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे ये बोला गया, यहाँ पे ये शक्ति दी गई वायसराय को, यहाँ पे शक्ति दी गई, पावर दी गई कि जो वायसराय है वो अपनी इस परिषद में, ठीक है, अतिरिक्त, अब यहाँ पे अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकता है, अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकता है। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे वायसराय थी और इसकी जो परिषद थी, यहाँ पे जो ये मेंबर्स थे, यहाँ पे जो मेंबर्स थे, सदस्य थे जो यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेंबर्स थे, ये सभी मेंबर्स, इन्हें क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था? इनको बोलते थे ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, इसको बोलते थे ये ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, इनको ऑफिशियल मेंबर बोला जाता था। और यहाँ पे जैसे कि इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान हुआ, सरकारी सदस्य, ठीक है, ऑफिशियल मेंबर मतलब सरकारी सदस्य इन्हें बोला जाता था, ऑफिशियल मेंबर इन्हें बोलते थे हिंदी में सरकारी सदस्य। इनको ये बोलते थे कि ये सरकारी सदस्य हैं, जो किसमें थे? कि परिषद में थे। अब यहाँ पे वायसराय को ये पावर दी गई कि वायसराय क्या कर सकता है? 6 से 12 अतिरिक्त मेंबर्स को जोड़ सकता है। और यहाँ पे ये जो मेंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे ही बोला गया कि ये जो 6 से 12 में से, 6 से 12 का कहने का मतलब है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 लोगों को जोड़ सकता है। अब यहाँ पे जितने भी मेंबर ऐड होते हैं उसके आधे, ठीक है, इसके आधे क्या होंगे? इसके हाफ मतलब आधे व्यक्ति क्या होंगे? वो भारतीय होंगे, आधे व्यक्ति भारतीय होंगे। यहीं से ही मेन, यहाँ से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट यही है हमारे 1861 के एक्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई वायसराय की जो कार्यकारिणी, जो परिषद, वायसराय की जो परिषद थी, उसमें क्या हुआ कि भाई वायसराय क्या कर सकता है? 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ सकता है। अतिरिक्त सदस्य मतलब एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। और ये जो एडिशनल मेंबर्स होंगे, इसमें से 6 से माना कि आधे जो होंगे वो कौन होंगे? भारतीय। तो पहली बार यहाँ पे 6 मेंबर जोड़े गए और 6 में से जो 3 व्यक्ति थे, ठीक है, पहली बार 3 भारतीय, ठीक है, जो किसमें? वायसराय की परिषद में शामिल हुए, वायसराय की परिषद में शामिल हुए, जिन्हें ऐड किया गया, शामिल हुए। ठीक है, उनका क्या नाम था? शामिल हुए पहली बार। तो सबसे पहले जो थे वो थे पटियाला के, ठीक है, पटियाला के राजा, और ठीक है, पटियाला के महाराजा,
जिनका नाम था नरेंद्र सिंह, ठीक है। दूसरे थे यहाँ पे ही बनारस के महाराज, बनारस के राजा, दूसरे थे यहाँ पे बनारस के राजा, इनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और तीसरे पर्सन थे यहाँ पे सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव। और यहाँ पे ही ये बोला गया कि ये जो मेंबर होंगे, ठीक है, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, ये जो मेंबर थे ना, अतिरिक्त जो मेंबर हैं, अतिरिक्त मेंबर हैं इनको शामिल कर सकता है। ये अतिरिक्त मेंबर क्या होंगे? इन अतिरिक्त मेंबर को कहा जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर, गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य इन्हें कहा जाएगा, गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। और ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो 2 साल के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट बना देती हूँ, गैर सरकारी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाएंगे, 2 साल के लिए, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य 2 साल के लिए होंगे, 2 साल के लिए शामिल होंगे। इनका जो कार्यकाल होगा गैर सरकारी सदस्यों का, वो कितना होगा? 2 साल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि अब जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव में 3 भारतीय शामिल हो गए हैं, ठीक है, जिसमें जो हमारे फर्स्ट हैं वो हैं पटियाला के महाराज, ठीक है, दूसरे हैं बनारस के राजा और तीसरे हैं सर दिनकर राव, ठीक है। अब यहीं पे ही नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या आती है हमारे इस एक्ट की? तो यहाँ पे इस एक्ट की नेक्स्ट विशेषता ये रहती है, नेक्स्ट की विशेषता हमारे की ये रहती है कि यहाँ पे पहली दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मद्रास और बंबई, मद्रास और बंबई प्रांत थे ना, मद्रास और बंबई प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, कानून बनाने की शक्ति दी जाती है ना। कहने का मतलब है विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है दोबारा से, बिगनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, बिगनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पे दोबारा से हो जाती है। कहने का मतलब है प्रांतों को दोबारा से, जो कि 1833 के एक्ट के द्वारा यहाँ से इनसे वो ले ली गई थी ना, 1833 के एक्ट से इनसे कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई थी, कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई थी, वापस ले ली थी यहाँ पे, ठीक है। बोल दिया था कि 1833 के एक्ट के द्वारा कि जो अब कौन है, जो कानून कौन बनाएगा जी, गवर्नर जनरल, और उसकी जो परिषद है वो कानून बनाएगी। तो प्रांतों को यहाँ पे कानून बनाने से रोक दिया गया था। अब दोबारा से यहाँ पे विकेंद्रीकरण की जो पावर है, जो कानून बनाने की शक्ति है, वो प्रांतों को दी गई। कहने का मतलब है कि भाई वो क्या हो गया, प्रांत क्या होते हैं, प्रांत जैसे कि आज के टाइम में जैसे स्टेट होता है ना, राज्य, तो उस टाइम पे जो छोटे छोटे प्रांत थे, है ना, छोटे छोटे राज्य थे, उनको हम क्या कहते थे उस टाइम पे, प्रांत कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दे दी, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई दोबारा से। यहीं पे जो फिर 1862 में, नेक्स्ट यहीं पे 1862 में 1862 में बंगाल को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। और फिर 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1866 में उत्तर
पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को, सीमा प्रांत, और 1860 यहाँ पे 1897 में पंजाब को, ठीक है, 1897 में पंजाब को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, यहाँ पे विधान परिषद का गठन होता है, कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। इसी के कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ भाई, प्रांतों में भी क्या बन गई, विधान परिषद, ठीक है, तो विधान परिषद का गठन होता है। यहाँ क्या बन गया, तो यहां से क्या हुआ, विधान परिषद, विधान परिषद का गठन यहां पे हो जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से हो जाता है और दोबारा से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है कि वही हमें दोबारा से देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन, जी सबसे पहले ऊपर सेंटर पे, फिर यहाँ पे स्टेट को भी अधिकार दे दिए जाते हैं, प्रांतों को भी अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट विशेषता पे बात करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है ये है कि यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से जो वायसराय है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है, दे दी जाती है। और इसके साथ में यह कहा जाता है कि ये जो वायसराय है ये अपनी जो परिषद है, ठीक है, अपनी जो परिषद है उसके निर्णय, उसकी सलाह मानने के लिए बाउंड नहीं है, मतलब उसकी सहमति उसे आवश्यक नहीं है। वायसराय जब अध्यादेश जारी करता है तो वायसराय को परिषद की सहमति आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार जो वायसराय है उसको पूर्णतः शक्ति दे दी गई और बोल दिया गया कि वायसराय क्या है, वो बाउंड नहीं है कि वो जो उसकी जो काउंसिल है उसके वो निर्णयों को, उसके डिसीजंस को या फिर उससे वो कंसेंट ले उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है और यह जो अध्यादेश है इसके जारी रखने का जो समय है ये कब तक जारी रह सकता है, 6 months, ठीक है, 6 महीने के लिए ये लागू रह सकता है। ये इसको पावर दी जाती है वायसराय को, ठीक है। इसके साथ में ही फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और शक्ति दी जाती है वायसराय को, यहाँ पे इसके साथ में एक दूसरी शक्ति ये दी जाती है वायसराय को, यहाँ पे प्रांतों पर नियंत्रण, ठीक है, प्रांतों पर नियंत्रण की भी शक्ति दी जाती है कि वायसराय को कि कैसे कर सकता है प्रांत, इसको वायसराय को शक्ति दी जाती है कि ये अगर वायसराय चाहे तो ये क्या कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। सेकंड, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, चेंजेस इन बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस, ठीक है। थर्ड, प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव्स। ओके, प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वायसराय को सबसे पहले क्या दे दी कि जी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। इसके साथ ही ये बोल दिया कि वायसराय का यह अधिकार है कि उसे जरूरी नहीं है कि उसे परिषद की सहमति की वो परिषद की सहमति ले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो परिषद की सहमति ले। और यहाँ पे ये अधिकार दे दिया कि प्रांतों पर नियंत्रण कर सकता है, उसको शक्ति, उसको यह अधिकार है कि वो नए प्रांतों का गठन कर दे, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर दे और प्रशासकों की नियुक्ति कर दे। इसके साथ में ही नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो वायसराय थे ना, वायसराय थे तो उन्होंने वायसराय की 5 मेंबर्स थे ना, उसमें 5 मेंबर्स की एक समिति थी। तो वहां पे क्या था ना, इसी टाइम पे वायसराय ने, लॉर्ड कैनिंग ने क्या शुरू किया था, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी 1859 में, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। तो इस पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली, अभी बताती हूं पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई इसी एक्ट के माध्यम से दी गई। पोर्टफोलियो का मतलब है कि मंत्रालयों का बंटवारा, है ना, जैसे क्या बोल दिया, मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया था, मंत्रालयों का बंटवारा, जैसा कि आज के टाइम में भी है ना, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 5 मंत्रालय थे, पहले 5 मंत्रालय थे। जैसे पहला हो गया जी यहाँ पे वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। सेकंड हो गया गृह मंत्रालय, ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। थर्ड क्या हो गया, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ हमारा हो गया, सैन्य मंत्रालय के बाद फिर हो गया यहाँ पे हमारा राजस्व मंत्रालय, और राजस्व मंत्रालय के बाद हमारा यहाँ पे फिफ्थ हो गया पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जोड़ा था, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय, और जो हमारा फिफ्थ था वो था कानून मंत्रालय, ठीक है। और इसी के साथ ये थे, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। पोर्टफोलियो जो प्रणाली है, इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो कैनिंग ने 1859 में, ठीक है, 1859 में शुरुआत की थी पोर्टफोलियो प्रणाली की। और इस टाइम पे यहाँ पे कितने थे, पहले 5 मंत्रालय थे, ये 5 मंत्रालय थे, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली में 5 मंत्रालय थे। और यहीं पे इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे 6 मंत्रालय को जोड़ा जाता है, और ये था PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो में अब कितने हो गए हैं, 6 मंत्रालय हो गए हैं। और इन 6 मंत्रालयों को जो मान्यता है वो हमारा इसी एक्ट के माध्यम से, 1861 के एक्ट के माध्यम से यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपना, सबसे पहले हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, GOI भी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसके बाद हमने पढ़ा अपना 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम आज की क्लास का कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई जो हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद 1850, जब हमारा जो भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट महारानी, है ना, क्राउन के हाथों में चला जाता है। ब्रिटिश सरकार, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डायरेक्ट अब भारत में रूल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे महारानी के हाथों में हमारा ये शासन चला जाता है। तो इसी कॉन्सिक्वेंस में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक तो आप ये डेट याद रखें, ठीक है,
आप यहाँ पे डेट याद रखें, 1 नवंबर 1858 को घोषणा होती है और इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम का नाम इसको दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम इसकी अपनी विशेषताओं पे आएंगे और हमने देखा कि इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उसके नाम को बदलकर अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को कहा गया कि ये वायसराय होगा। और इस कड़ी में जो पहले हमारे जो वायसराय थे वो थे कैनिंग। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश शासन शुरू होता है। और इसका कहने का, इसका कंपनी का शासन समाप्त होने का मतलब है कि भारत से क्या हो गया, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई और ब्रिटिश रूल शुरू होता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे भारत में एक नए पद का गठन होता है जिसे भारत सचिव या राज्य सचिव कहते हैं, उसकी एक परिषद 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यहाँ पे जो एक्चुअल पावर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको दी, भारत सचिव को दी। भारत सचिव को बोला कि भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करना आपकी पावर है, ठीक है। ये जो एक समिति थी, एक सलाहकार समिति थी यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो सचिव की परिषद जो बनाई है वो, उसको यह अधिकार था कि वो भारत और इंग्लैंड में दोनों जगह वाद दायर कर सकती थी, केस ला सकती थी और इसके अगेंस्ट भी केस लाया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट की प्रथम विशेषता ये रही कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कि भारत में भी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब कानून बनाने की जो पावर थी वो किसके पास थी, वो भाई वायसराय के पास थी और उसकी काउंसिल के पास थी। तो यहाँ पे वायसराय को यह पहली बार ये अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकता है, 6 से 12 अतिरिक्त, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स को अपनी काउंसिल में शामिल कर सकता है। अब ये जो इनके ऑलरेडी इनके जो यहाँ पे 5 मेंबर्स थे वो क्या थे, वो ऑलरेडी 5 मेंबर्स, इनको क्या कहा जाता था, सरकारी सदस्य इनको कहा जाता था, ऑफिशियल सदस्य इन्हें कहा जाता था। और इनको ये जो 6 से 12 बोला गया कि मिनिमम 6 और 12 मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे इन व्यक्तियों को कहा जाएगा नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। इस कड़ी में यहाँ पे पहली बार 6 मेंबर्स को परिषद में ऐड किया जाता है और इसमें से जो 6 मेंबर्स हैं, कहा गया ना आधे व्यक्ति क्या होंगे, यहाँ पे ये प्रावधान होता है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया तो आधे भारतीय हैं। अब भाई 6 ऐड किए गए थे तो 6 का आधा 3, तो 3 भारतीयों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। और इस कड़ी में जो पहले भारतीय हैं वो हमारे होते हैं पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, सेकेंड होते हैं बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण। ईश्वरी प्रसाद नारायण, इनका पूरा नाम था ईश्वरी प्रसाद नारायण। और थर्ड थे हमारे सर दिनकर राव, ठीक है। और ये जो गैर सरकारी सदस्य थे इनका जो कार्यकाल था वो था 2 साल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इसके बाद क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से फिर दोबारा से मद्रास और बंबई जो प्रांत हैं जिनसे कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया था 1833 के चार्टर के द्वारा, अब यहाँ पे दोबारा से इन्हें यह शक्ति दी जाती है कि वो अपने प्रांत के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। प्रांत हम अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आज का राज्य हो गया उसी तरह से उस टाइम पे जो प्रांत थे, ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे उनको प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, विकेंद्रीकरण की दोबारा से शुरुआत होती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। और इसी कड़ी में आगे 1862 में फिर बंगाल को भी अधिकार दिया जाता है कि वो अपने के लिए कानून बनाए। 1866 में यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को और 1897 में पंजाब को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। कहने का मतलब है कि विधान परिषद का गठन किया जाता है। इस एक्ट के बाद फिर नेक्स्ट विशेषता हमारी यहाँ पे क्या रहती है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। और इसके साथ में ही ये कहा जाता है कि जो वायसराय है वो अपनी परिषद के निर्णय, या जरूरी नहीं है कि वायसराय अपनी परिषद से सहमति ले। और भाई इस जो अध्यादेश था उसकी जो जारी, उसको लागू कब तक रखा है, अध्यादेश कब तक लागू रहेगा, तो 6 महीने उसका टाइम पीरियड होता है, 6 महीने तक वो लागू रह सकता था। और इसके साथ में इसको वायसराय को प्रांतों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी जाती है। वायसराय क्या कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है और प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। इसी एक्ट के माध्यम से यहाँ पे 1859 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब कुछ मंत्रालय बना दिए थे, मंत्रालयों में काम का बंटवारा कर दिया था, ठीक है। तो इस पोर्टफोलियो प्रणाली को जो मान्यता दी गई वो भी इसी एक्ट के माध्यम से दी गई। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने आज की क्लास में अपना पढ़ा
हमने आज की क्लास में पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आपने पूरी क्लास देखी होगी। आप क्लास को अच्छे से देखें, ठीक है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमें इंतज़ार रहता है आपके व्यूज़ का कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास देखते रहें। ऑल द बेस्ट।